राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे और इस बात की टेंशन कांग्रेस से ज्यादा इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी को है, खुद नरेंद्र मोदी को। और इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, जरा सुनिए इसको एक बार। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। वाह वाह मोदी जी, क्या बात बोली है, कमाल की एक्टिंग करी। लेकिन डरो मत भागो मत से मुझे भी कुछ याद आया, आपको याद दिलाना चाहता हूं। देश में कुछ और लोग भी हैं जो इस टाइम पर डरे हुए हैं। अमित शाह मणिपुर जाने से डर रहे हैं, स्मृति ईरानी प्रज्वला रेवन्ना के ऊपर स्टेटमेंट देने से डर रही हैं, और मोदी जी खुद, आप खुद यहां पर बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकालने से डर रहे हो। अब जब आप डरो मत भागो मत बोल ही रहे थे तो मुझे लगा मैं भी आपको यहां पर याद दिला देता हूं। अब जब से मोदी जी ने डरो मत भागो मत वाली बात बोली है, तब से मोदी जी ने अपने ही पैर पर गोबर मारने का काम किया है, स्वयं गोबर का उपला। आपको दिखाना चाहता हूं सोशल मीडिया पर डरो मत भागो मत के बाद से ये फोटो बहुत ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड कर रही है। आपको अच्छे से याद होगा, मोदी जी पानी पीते हुए नजर आ रहे थे। भैया एक इंटरव्यू से कैसे भाग गए थे मोदी जी, आज कह रहे हैं डरो मत भागो मत। इसी बात पे जरा इस इंटरव्यू की क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं, जो कि एक पीस ऑफ गोल्ड है हमारे लिए। Necessary, I have to talk about the interviews and everything. What you want to talk? But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Portable water. और पानी आप पीछे जाओ। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here, I'm happy and thankful to you. It's okay. Your things are, आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I will let you. पर मोदी साहब, मोदी साहब, अरे भैया इस इंटरव्यू की इस क्लिपिंग में से मोदी जी डर गए थे, भाग गए थे, ये बात तो एक अलग है ही। मतलब यहां पर तो मोदी जी फंस रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन एक सेपरेट फैन बेस होना चाहिए इस वीडियो में। मोदी जी ने जो अब्बा डब्बा जब्बा किया है उसके लिए, अरे टेलीप्रॉम्प्टर लगा लो, स्क्रिप्ट पढ़ लो, सोच लो बोलने से पहले। पता नहीं क्या बोलने चाह रहे हैं मोदी जी। Necessary, I have to talk about the interviews and everything. What you want to talk? कोई सेंस है इस बात की? फिर से व्हाटएवर। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और अब जरा बात करना चाहता हूं, मोदी जी के रोड शोज चल रहे हैं, मोदी जी की रैलियां चल रही हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट ओरेटर यहां पर आ चुके हैं। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी इस बात का डंका पीट रहे थे कि उन्होंने एक इम्प्रॉम्प्टू रोड शो किया है कृष्णानगर में, और वहां पर भर के भीड़ यहां पर सामने आई है वेस्ट बंगाल के अंदर। इम्प्रॉम्प्टू रोड शो, मोदी जी आपके बताए हुए रोड शो में भी केरला में 2-4 लोग नजर आ रहे थे, मैंने खुद उसके ऊपर वीडियो बनाया था, और यहां पर बोल रहे हैं इम्प्रॉम्प्टू रोड शो किया जा रहा है। मोदी जी छींक भी मारते ना, उससे पहले 10 बार इनके आईटी सेलिया के लोग उसका स्क्रिप्ट लिखने का काम करते हैं, और इम्प्रॉम्प्टू रोड शो कर रहे हैं यहां पर मोदी जी। फिर से एक बार तस्वीर आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, इम्प्रॉम्प्टू यहां पर रोड शो किया जा रहा है, लेकिन इम्प्रॉम्प्टू रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के झंडे पहले से ही यहां पर लगा रखे हैं, लोगों के हाथ में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के झंडे यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन रोड शो इम्प्रॉम्प्टू है, कोई इसको स्क्रिप्टेड नहीं बोलेगा, अमित मालवीय भी नहीं। इसी के साथ एक और स्क्रिप्टेड ड्रामा आपको दिखाना चाहता हूं, इम्प्रॉम्प्टू रोड शो वाले चीचा। वेस्ट बंगाल में इनकी जहां पर रैलियां चल रही थी, वहां पर इन्होंने एक भाषण के अंदर एक महिला के आगे 3 बार झुकने का काम किया, उनके आगे नतमस्तक होते हुए नजर आए। अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को जरा एक बार देखिए। जय श्री राम, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी प्लीज नया स्क्रिप्ट राइटर हायर कर लीजिए, मनोज मुंतशिर से स्क्रिप्ट लिखवाएंगे तो इसी तरीके से छीछा लेदर होती रहेगी। मतलब कितनी बार सेम चीज सेम ड्रामे को आप रिपीट करके यहां पर चलाओगे यार। अब तो आपके अपने भक्त भी बोर हो चुके होंगे। अभी थोड़े दिनों में, मैं बता रहा हूं आपको पहले से, थोड़े दिनों के अंदर एम्बुलेंस वाला ड्रामा भी फिर से यहां पर किया जाएगा, पूरी संभावना है इसकी। मतलब मोदी जी की स्क्रिप्ट पूरी तरीके से फिक्स्ड है यहां पर। सबसे पहले मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद इलेक्शन जब शुरू हो जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे
मुझे गालियां दे रहे हैं मित्रों। उसके बाद मोदी जी महिला के आगे 3 बार नतमस्तक होने का किसी के काम करते हैं, वो भी स्क्रिप्टेड होता है। एक आधी बार यहां पर एम्बुलेंस को जगह दे दी जाती है, जिस एम्बुलेंस के अंदर कोई भी पेशेंट नहीं होता, ड्राइवर जो होता है वो भी यहां पर हंसता हुआ जा रहा होता है मोदी जी के ऊपर। उसके बाद मोदी जी 2-4 बार रोने का काम करते हैं और इसी के बीच में इलेक्शन खत्म हो जाता है। मोदी जी अब तो बच्चे बच्चे को आपकी स्क्रिप्ट याद हो चुकी है, छोड़ दो मनोज मुंतशिर का साथ, नहीं तो ये आपकी नैया डुबो देगा। मुझे क्यों तोड़ा? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं प्रियंका गांधी के बारे में। मोदी जी राहुल गांधी को हर अपनी स्पीच के अंदर शाहजादा बोलते हैं, शाहजादा। इसको सुनने के बाद सबसे पहले तो जय शाह जो है बाथरूम में बैठकर काफी घंटे रोता है, लेकिन राहुल गांधी को शहजादा बोलने के बाद प्रियंका गांधी ने आज फाइनली यहां पर रिस्पॉन्स दिया है कि आखिरकार राहुल गांधी शहजादा हैं या फिर मोदी जी कुछ और हैं। जरा अपनी स्क्रीन पर इसको भी देखिए, काफी अच्छा रिप्लाई है। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं, आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे? वैसे यार बात तो पूरी तरीके से लॉजिकल है। अगर 4000 किलोमीटर चलने वाला बंदा शहजादा है मोदी जी की नजरों में, गोदी मीडिया या फिर इनके आईटी सेलियाओं की नजरों में, तो भैया 8000 करोड़ के प्लेन में घूमने वाला बंदा क्या है? सुपर शहजादा या फिर प्रेसिडेंट ऑफ शहजादा एसोसिएशन। अब देखो यार, यहाँ पर इलेक्शंस चल रहे हैं, मोदी जी अपनी गरीबी दिखाएंगे, मोदी जी अपनी गरीबी के ऊपर वोट मांगेंगे, ये बताएंगे कि देखो मैं कितनी गरीबी से बाहर निकला हूं मित्रों, मुझे वोट दे दो प्लीज। लेकिन एक ऐसी नेता है यहां पर जो मोदी जी की गरीबी के ऊपर वोट मांग रहे हैं। यस, मतलब मोदी जी भी सोच रहे कि भाई मैं हूं ना अपनी गरीबी पे वोट मांगने के लिए, तू अपनी पे मांग। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कंगना रनौत दीदी के बारे में। कंगना रनौत दीदी इस टाइम पर चुनाव के बीचों बीच इतनी इररिलेवेंट हो चुकी है कि वो अपने बारे में बात नहीं कर रही, वो मोदी जी की गरीबी के बारे में बात कर रही है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं उनका ये स्पीच। ये शहजादों की पार्टी है। कहां एक तपस्वी, एक योगी मोदी जी जो गरीब माँ के बेटे हैं, कैसे कैसे हालातों से गुजर के उस माता ने उनको पाला है। और एक ये बिगड़े हुए शहजादे हैं, चाहे जो दिल्ली में है या चाहे यूपी के अखिलेश यादव है या तो यहाँ के, इनको राजनीतिक विरासत मिली है और ये भारतवर्ष को अपनी पुश्तैनी जायदाद समझते हैं। नहीं तो क्या कारण होगा कि एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक प्रत्याशी को अनाउंस करती है और आपको उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। कोई तो आपका ओपोनेंट होगा ही होगा, आपको सम्मान दिखाना चाहिए था कि हम कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस समझ कर ना उनसे जूझे। उनके पीछे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथ हैं। वैसे दीदी की बातों में कोई भी सरपैर नजर नहीं आ रहा है, कहीं की भी बात शुरू करके कहीं पर भी लेके जा रहे हैं, कहीं पर भी घुसेड़ रही हैं, कहीं पर कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन दीदी यहां बता रहे हैं कि मोदी जी कितने गरीब थे। अरे दीदी, आप अपनी गरीबी के बारे में बात करो ना, आपकी अपनी गरीबी के किस्से खत्म हो गए क्या? मोदी जी की गरीबी के नाम पर वोट मांग रहे हो। और इसी पूरे वीडियो के अंदर दीदी जो है ये बात भी मान ले रही है कि स्मृति ईरानी की बेइज्जती कर दी है कांग्रेस ने केएल शर्मा को लॉन्च करके उनके सामने। बहुत दिन से स्मृति ईरानी वेट कर रही थी कि भैया अब वो टाइम आ चुका है जब मैं राहुल गांधी के नाम पर वोट बटोरूंगी, लेकिन पूरी तरीके से सिलेबस ही यहां पर बदल गया। राहुल गांधी उनके अगेंस्ट चुनाव ही नहीं लड़ रहे, केएल शर्मा को खड़ा कर दिया। अब स्मृति ईरानी करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? केएल शर्मा को गाली देने का कोई फायदा यहां पर मिलेगा नहीं, और अगर गाली नहीं देंगी तो चुनाव जीतेंगी कैसे? इनफैक्ट चुनाव के बाद के 5 साल कैसे निकालेंगी यहां पर स्मृति दीदी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा। इसी के ऊपर आपको सुनाना चाहूंगा कि संजय राउत ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और यह अपने आप में काफी ज्यादा सैवेज रिप्लाई है। मुझे स्मृति ईरानी के ऊपर बहुत दया और तरस आती है, क्योंकि वो अब राहुल गांधी की पीए से हारने वाली है। राहुल गांधी से नहीं, ये बहुत सोच समझकर लिया हुआ निर्णय है। जो केएल शर्मा है वो कांग्रेस पार्टी के वफादार कार्यकर्ता है। सालों साल से राहुल जी प्रियंका गांधी के साथ उसने अमेठी में काम किया है। बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता है। अगर एक जमीनी कार्यकर्ता चुनाव में
चुनाव लड़ता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, बाहर से तो नहीं लाया जो बीजेपी आती है बाहर से। एक्चुअली मुझे भी सबसे पहले यही लगा था कि ये क्या किया कांग्रेस ने, अपनी इतनी पुरानी सीट को इस तरीके से जाने दिया, स्मृति ईरानी को इतना इजी यहां पर विन दे दिया है। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अबे ये विन वगैरह कुछ नहीं, ये तो पूरी तरीके से मुंह पे तमाचा मारने वाली बात है। पहले स्मृति ईरानी का स्टैंडर्ड था कि वो राहुल गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही थी, अब उनका स्टैंडर्ड ये है कि वो केएल शर्मा के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही है। केएल शर्मा को अपनी पार्टी के यहां पर लोग नहीं जानते, स्मृति ईरानी अब क्या करेंगी बेचारी। अब वैसे संजय राउत ने जो बात यहां पर बोली है कि पहले तो राहुल गांधी से वो हारने वाली थी, अब राहुल गांधी की पीए से वो हारने वाली हैं, ये बात भी मुझे थोड़ी सी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रही है। मतलब इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे। इसी के साथ अब आगे बात करना चाहूंगा यहाँ पर एलवीश भाई के बारे में, हमारे एडिटर साहब के बेस्ट फेवरेट एलवीश भाई। इनसे रिलेटेड एक बड़ी न्यूज सामने निकल कर आई है। ईडी जो है पहले विपक्ष के नेताओं को घेर रही थी, अब इनके अपने बंदों को घेरना शुरू कर दिया है। ईडी ने इस टाइम पर एलवीश भाई के ऊपर एक केस डाल दिया, आपके स्क्रीन पर देख लो। एलवीश यादव की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मतलब पहले तो यार एलवीश भाई जो थे ये सांप के जहर की तस्करी करने में फंसे हुए थे, अब ये मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ईडी इनके ऊपर केस डाल क्यों रही है? मतलब भक्तों की अपनी पनौती लगानी शुरू कर दी क्या ईडी वालों ने? अभी तक जो भक्त लोग यहां पर बैठ के कह रहे थे कि देखो ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल कितना करप्ट था, उसको 1 सेकंड में जेल में डाल दिया, अब वही सारे भक्त यहां पर बैठ के कह रहे हैं कि ये ईडी कौन सा काम कर रही है भाई। इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और न्यूज आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, बहुत भयंकर करप्शन कांग्रेस में हो रहा है, लेकिन खबरें पता नहीं बीजेपी के सामने आती हैं बार बार। बीजेपी विधायक की बेटी घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुई है। मतलब बीजेपी के अपने लोग घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार होते हैं, लेकिन सबसे बड़े करप्ट कौन है? आम आदमी पार्टी के लोग। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चोर है ना। इसी के साथ एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं, एक्चुअली में काम की भी न्यूज है, क्योंकि ये जो वोटिंग वाला यंत्र होता है ना, जिसका मैं आजकल नाम नहीं ले रहा, उससे रिलेटेड ये न्यूज है। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए। असम के दीमा हिसार जिले में एक बूथ पर थे सिर्फ 90 वोटर्स, और वहां पर ये जो वोटिंग यंत्र है इसमें 171 वोट्स पड़े हैं। चुनाव आयोग ने इस खबर को लेकर के 5 अफसरों को सस्पेंड करने का काम किया। लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं कि जो वोटिंग यंत्र है इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये देखो विपक्ष के लोग पागल हैं, हार रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, वो लोग यार एक्चुअली में यहां पर सबसे बड़े बेवकूफ बनते हैं हर चुनाव के अंदर, क्योंकि एक्चुअली में इस यंत्र के अंदर प्रॉब्लम है। हाँ, ये बात अलग है कि इस यंत्र को सेट करके चुनाव जीते जा रहे हैं या फिर नहीं जीते जा रहे, लेकिन यंत्र में प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन भी यहां पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है। इसके साथ जाते जाते कुछ इंटरनेशनल डंका यहां पर बजाना चाहते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि भारत एक जेनोफोबिक देश है। भक्त ये सुनने के बाद सोच रहे होंगे कि जेनोफोबिक का मतलब क्या होता है। भक्त तो बता देता हूं। जेनोफोबिक का मतलब होता है जो बाहर के लोगों के अगेंस्ट एक प्रेजुडिस रखते हैं, या फिर बाहर के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते, बाहर के नेशंस को, उनकी लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते, उनको जेनोफोबिक बोला जाता है। अब ऐसे में जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट है, इसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि मोदी जी का कोई फॉरेन डंका यहां पर इंटरनेशनल डंका बज रहा है। वैसे जो बाइडेन को भी बोलना चाहूंगा कि जो पाजी जरा आराम से, देश के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा भाई। अब हो सकता है कि कुछ हजार लाख या कुछ करोड़ लोग हमारे देश में जेनोफोबिक हो, लेकिन देश पूरा जेनोफोबिक नहीं है। प्लीज देश के बारे में ऐसा मत बोलो, ज्यादा नहीं सुनूंगा मैं आप। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन जो बोल रहे हैं वो बात सही है या गलत है? इसके अलावा बाकी की खबरों के ऊपर भी आपका क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी मन की भड़ास को जरूर निकालना। मन की बात बहुत सुन ली, मन की भड़ास भी सुन लेते हैं एक बार। आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।